अक्टूबर 2024 अमेरिका केप कैनावरल एक रॉकेट आसमान से वापस नीचे आ रहा है। अब तक दुनिया में हर रॉकेट एक बार उड़ता था और फिर समुद्र में गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता था, कचरा बन जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। ये रॉकेट गिरता नहीं, अपने इंजन्स को दोबारा चालू करता है, धीरे धीरे नीचे आता है और एकदम सीधा होकर डॉकिंग स्टेशन पर लैंड करता है, बिल्कुल वैसा जैसे कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है। और अब ये दोबारा उड़ने के लिए तैयार है। उस रात दुनिया ने एक रॉकेट लैंडिंग देखी, गलत देखा। वो सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, वो $1 ट्रिलियन बिजनेस की शुरुआत थी। और आज वही कंपनी स्पेसएक्स $2 ट्रिलियन की हो चुकी है। एक महीने पहले उनका शेयर मार्केट में बड़ा आईपीओ आया, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ। नासा मून पे लोगों को बसाने की तैयारी कर रही है और गूगल जैसी कंपनी अपने कंप्यूटर स्पेस में भेजने की सोच रही है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। अभी 2026 में ये 2026 की सबसे बड़ी बिजनेस स्टोरी है जो कोई नहीं बता रहा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स, दोस्तों सीधा एक लाइन में बता देता हूं कि इस कहानी का आपसे क्या लेना देना है। दो चीजें। एक, जब स्पेसएक्स के आईपीओ में दुनिया भर का पैसा लगता है तो वो पैसा कहीं से आता है, अक्सर इंडिया जैसे कंट्रीज से निकल कर। यही वजह है कि एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो बिना किसी इंडियन रीजन के लाल हो जाता है। और दूसरा, अगर आपने किसी यूएस इंडेक्स फंड या ग्लोबल फंड में सिप कर रखी है तो स्पेसएक्स का थोड़ा हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आ चुका है, आपको इसके बारे में पता भी नहीं। तो आज मैं आपको इस पूरे बिजनेस को 3 सिंपल हिस्सों में समझाऊंगा। 3 ऐसी चीजें जो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। पहला, रीयूजेबल रॉकेट, वो 2024 वाली लैंडिंग जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरा, स्पेस में डेटा सेंटर, ये सबसे अजीब लगेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, मून पे बेस, इंसान अब मून पे रहने जा रहा है, इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो चलिए डिकोड करते हैं। इन तीनों को समझ गए तो आप इस पूरे $1 ट्रिलियन बिजनेस को समझ जाएंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एज एन इन्वेस्टर अभी क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, रीयूजेबल रॉकेट, और ये पूरी कहानी की नींव है। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट टिकट लेते हैं, टिकट 5000 रुपीज़ की। अब इमेजिन करिए हर फ्लाइट के बाद एयरलाइन वो पूरा एरोप्लेन फेंक देती है, नया बनाती है। तो एक टिकट की कीमत क्या होगी? लाखों में, करोड़ में। कोई हवाई जहाज में नहीं बैठेगा। अब यही बात रॉकेट्स के साथ भी थी। हर रॉकेट सिर्फ एक बार यूज होता था, एक उड़ान और खत्म। इसलिए स्पेस में सामान भेजना इतना महंगा था कि सिर्फ गवर्नमेंट्स ही ऐसा कर सकती थी। नंबर्स में देखिए, पुराने जमाने में 1 किलोग्राम सामान स्पेस में भेजने का खर्चा था लगभग $54,000, मतलब लगभग 45 लाख रुपीस, सिर्फ 1 किलो के लिए। फिर स्पेसएक्स ने रॉकेट को वापस लैंड कराना सीख लिया। अब वही रॉकेट बार बार यूज होता है और खर्चा गिर कर आया सिर्फ $2700 पर किलो तक। ये 95% की कमी है। अब ये 95% वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज का खर्चा इतना गिर जाता है तो उस पर एकदम नए बिजनेस खड़े हो जाते हैं। याद करिए, जब इंटरनेट महंगा था तब कुछ नहीं था। जब जियो ने डेटा सस्ता किया तब यूट्यूब, यूपीआई, ऑनलाइन बिजनेस सब फूट पड़े। सस्ता होने से ही नए बिजनेस बनते हैं। स्पेस के साथ भी वही हो रहा है। अब स्पेस इतना सस्ता हो गया है कि उसके ऊपर एकदम नए बिजनेसेस बन रहे हैं। और अगले 2 हिस्सों में मैं आपको वही 2 नए बिजनेसेस दिखाऊंगा जो पहले नामुमकिन थे, अब पॉसिबल है। दूसरा हिस्सा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, स्पेस में डेटा सेंटर्स। पहले समझते हैं डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या गूगल सर्च करते हैं, वो सब काम बड़े बड़े कंप्यूटर्स करते हैं जो एक बिल्डिंग में भरे होते हैं। उस बिल्डिंग को डेटा सेंटर्स कहते हैं।
आज के एआई के ज़माने में ये डेटा सेंटर्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिजली बहुत खाते हैं। एक बड़ा एआई डेटा सेंटर्स उतनी बिजली खा जाता है जितनी एक पूरे छोटे शहर के बराबर। 1 लाख घरों की बिजली, और इनको ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए और महंगी बिजली भी चाहिए। अब यहाँ स्पेस वालों ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये डेटा सेंटर जमीन पे क्यों, इसको स्पेस में भेज दो। क्यों? क्योंकि स्पेस में सूरज 24 घंटे चमकता है, न रात न बादल। मतलब सोलर पैनल से फ्री की बिजली बिना रुके, और ठंडा रखने की टेंशन भी नहीं है क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर ऑलरेडी काफी कम होता है। और ये सिर्फ आइडिया नहीं है, पिछले नवंबर में एक कंपनी ने सच में एनवीडिया की एक एआई चिप स्पेस में भेज दी, और दुनिया में पहली बार एक एआई का दिमाग स्पेस में काम किया। गूगल भी 2027 में अपने टेस्ट कंप्यूटर्स स्पेस में भेज रही है, और स्पेसएक्स ने भी अपने आईपीओ के कागजात में साफ लिखा है ये उनका अगला बड़ा प्लान है। अब इमेजिन करिए फ्यूचर में आप जो भी एआई यूज करेंगे वो शायद जमीन के किसी डेटा सेंटर से नहीं बल्कि आपके सर के ऊपर स्पेस से चल रहा हो। क्या ये आज प्रॉफिटेबल है? नहीं, अभी ये महंगा है और शुरुआती स्टेज में है। लेकिन याद है पहला हिस्सा, जैसे जैसे रॉकेट का खर्चा गिरेगा ये बिजनेस भी पॉसिबल होता जाएगा। इसीलिए रियूजेबल रॉकेट सबसे पहला पिलर है, बाकी सब उसी पर टिके हैं। अब आप क्या सोचते हैं, क्या सच में कंप्यूटर स्पेस में जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और तीसरा हिस्सा, मून पर परमानेंट बेस। आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1969 में इंसान पहली बार मून पे गया था, लेकिन वो एक विजिट थी। 2 दिन रुके, झंडा गाड़ा, फोटो ली और वापस आ गए। उसके बाद 50 साल तक इंसान मून पे नहीं गया। अब कहानी अलग है। इस बार प्लान है मून पे विजिट करने का नहीं बल्कि मून पे रहने का, हमेशा के लिए। नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी के चीफ ने इस साल अपने एम्प्लॉयज को एक मेमो भेजा। उसमें एक लाइन थी, अमेरिका अब मून कभी नहीं छोड़ेगा। प्लान सिंपल है, पहले रोबोट्स को भेजेंगे जो जगह तैयार करेंगे, फिर एस्ट्रोनॉट्स हर 6 महीने में वहां जाएंगे और धीरे धीरे वहां घर बनाएंगे जहां लोग लंबे टाइम तक रह सकेंगे। एक छोटा सा गांव मून पर। लेकिन इसमें एक बात है जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नासा ये सब खुद नहीं बना रहा है, वो प्राइवेट कंपनीज से ये काम करवा रही है, उन्हें पैसे देकर। मतलब इस स्पेस कंपनीज को सरकार से पक्का गारंटीड काम मिल रहा है। जैसे इंडिया में डिफेंस कंपनीज को सरकारी ऑर्डर्स मिलते हैं, वैसे ही। तो अब 3 हिस्सों को जोड़ के देखिए। रियूजेबल रॉकेट ने स्पेस को सस्ता बनाया, सस्ता होने से स्पेस में डेटा सेंटर्स जैसे नए बिजनेस बने, और मून बेस जैसे बड़े मिशन भी अब मुमकिन हो गए हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार नहीं प्राइवेट कंपनीज भी मिलके बना रहे हैं। अब एक और बड़ी बात, ये रेस सिर्फ अमेरिका की नहीं है। दिसंबर 2025 और 2026 में भी चाइनीज कंपनीज ने अपने रॉकेट्स वापस लैंड कराने की कोशिश की। अभी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, पर उनकी कोशिश जारी है। और चाइना का अपना बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क बनाने का भी प्लान है। मतलब 2 सुपर पावर्स अब इस रेस में हैं, और जब 2 बड़े देश रेस करते हैं तो और भी कंट्रीज इस दौड़ में शामिल होते हैं, जो पूरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी तक आपके मन में आ गया होगा, इतनी बड़ी स्टोरी है तो क्या अभी इन स्टॉक्स में पैसा लगा दूं? समझने वाली बात यह है कि स्पेस सेक्टर सिर्फ रॉकेट्स नहीं है, इसमें बहुत सारी सपोर्टिंग सेक्टर्स भी आते हैं, जैसे रॉकेट, सैटेलाइट और उनके पार्ट्स बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर लेयर्स, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स एटसेट्रा, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स, आईटी एंड एआई, एनर्जी एंड पावर। तो ये सारे सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखनी है और इनमें से उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जो डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स हैं और रियल बिजनेस भी कर रहे हैं प्रॉफिट्स के साथ। ग्लोबल साइड पे कुछ नाम नजर पे रखिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पर इंडिया, सीधी बात, अभी इंडिया में कोई प्योर स्टॉक स्पेस लिस्टेड नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। स्काईरूट नाम की हैदराबाद की कंपनी इंडिया की पहली स्पेस यूनिकॉर्न बन गई है और जल्दी ही अपना रॉकेट लॉन्च करेगी। इंडिया का टारगेट है अपने स्पेस बिजनेस को
$8 बिलियन से $44 बिलियन तक ले जाने का बाय 2033। फिलहाल के लिए इंडियन लिस्टेड प्लेयर्स हैं BEL, भारत डायनेमिक, MTR टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स। ये कंपनीज इसरो के लिए भी काम करती हैं, लेकिन अभी एस्टिमेट्स अवेलेबल नहीं है कि कितना रेवेन्यू स्पेस सेक्टर से इन कंपनी को मिलता है। सो बेटर टू फोकस ऑन ग्लोबल स्टॉक। तो दोस्तों आज की पूरी बात को सिंपल बना के समराइज करते हैं। 5 चीजें याद रखिए। पहला, स्पेस अब सरकारी मिशन नहीं है, एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज $630 बिलियन 2025 तक $1.8 ट्रिलियन की बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां बन चुकी है। दूसरा, इस पूरे बिजनेस की नींव एक ही चीज है, रीयूजेबल रॉकेट। इसने स्पेस को 95% सस्ता किया और सस्ता होने से ही बाकी सब पॉसिबल हुआ। तीसरा, सस्ता होने की वजह से 2 नए बिजनेस बन रहे हैं, स्पेस में डेटा सेंटर्स और मून पे बेस। ये कल के $1 ट्रिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। चौथा, बिजनेस रियल है लेकिन इसमें बबल वाली कंपनीज भी काफी सारी हैं, सो चूज स्टॉक्स वाइजली। और पांचवा, इंडिया के लिए असली मौका आगे आएगा जब स्काई रूट जैसी कंपनीज का IPOs आएगा। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए। और जाते जाते दोस्तों एक लास्ट बात, आज हमने देखा कि स्पेस का बिजनेस, रियूजेबल रॉकेट्स, डेटा सेंटर्स, मून बेस, ये सब AI और नए टेक्नोलॉजी के अराउंड घूम रहा है। दुनिया भर का स्मार्ट मनी इसी तरफ भाग रहा है, लेकिन AI का एक और नया सेक्टर है जहां यही बड़े नाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जेफ बेजोस चुपचाप रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। ये वो AI है जो स्क्रीन से बाहर निकल के रियल दुनिया में काम कर रही है, सर्जरी, फैक्ट्री, डिलीवरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें हमने बताया है कि कौन से इंडियन स्टॉक्स को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। उस पूरी स्टोरी को हमने अपनी इस वीडियो में डिकोड किया है। AI से निकला पैसा सीक्रेटली इस सेक्टर में जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक दैट आउट इफ यू वांट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।